बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 जुलाई 2022 और आज के इस वीडियो में 9 जुलाई 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। इस श्रृंखला के सारे वीडियो बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस श्रृंखला के सारे वीडियो आप देखें, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। ये प्रश्न था कि हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। संबंधित सारी जानकारी यहाँ से आपको दिया गया था और आपको मैंने बताया था अभी हाल ही में 2022 में नाटो शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ ये मैड्रिड में हुआ। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में ये शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलेंगे सीधे पहले प्रश्न पे। हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह सभी के सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर आपको एक साथ सारा कंटेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारे आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि हाल ही में आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है। तो इस प्रश्न में आपको एक बात यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हर महीने जो डेटा जारी होता है डेल्टा रैंकिंग का, इसके आधार पर इसमें परिवर्तन होता है आंसर में। इस वर्ष नहीं बल्कि इस महीने में यानी कि जुलाई में जो जारी हुआ है ये 5 जुलाई को जारी हुआ था और इस जुलाई में जो जारी हुआ ये मई का जो आंकड़ा था उसके आधार पर यह जारी हुआ है। और इस आधार पर देखें तो बिहार का गया जिला 112 आकांक्षी जिलों की सूची में पूरे भारत में अव्वल आया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डिटेल जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में जारी देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बिहार के गया जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि दूसरे और तृतीय स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला को दूसरा और राजस्थान का बरन जिला को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। दरअसल ये जो डेल्टा रैंकिंग जारी किया जाता है ये नीति आयोग की तरफ से जारी किया जाता है। तो अभी हाल ही में जो जारी हुआ ये मई 2022 के लिए घोषित रैंकिंग के अनुसार गया जिले ने सभी 5 संकेतकों में, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें 5 है जो पैमाना है जिस आधार पर इसे चुना जाता है, उन 5 संकेतकों में बात करें तो इनमें से स्वास्थ्य और पोषण यानी कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, और साथ साथ शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, और अगला है वित्तीय समावेशन और कौशल विकास। ये 5 कह सकते हैं इकाइयों को ध्यान रखते हुए ये रैंकिंग जारी किया जाता है। अभी जो जारी हुआ ये मई 2022 के आंकड़ों के आधार पर जुलाई में ये जारी हुआ है। 112 जिलों की सूची में गया जिले को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। प्रथम, द्वितीय और तृतीय को यहाँ से आपको याद रखना है। और नीति आयोग की बात करें तो बीपीएससी एग्जाम में कई बार नीति आयोग से प्रश्न पूछे गए हैं। आपको यहाँ पर कुछ बातें याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई है और इससे पहले इसे किस नाम से जाना जाता था। तो संबंधित जानकारी यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1 जनवरी 2015 को मुख्यमंत्री ने बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की थी। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हुई थी। नीति आयोग में जो नीति का फुल फॉर्म होता है ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जिस प्रकार से योजना आयोग में योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे भारत के प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार से नीति आयोग में भी नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान समय में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये नरेंद्र मोदी हैं। तो ये सारे जुड़े हुए फैक्ट है जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इन 5 बिंदुओं में या फिर कह सकते हैं इन 5 संकेतकों में अभी गया जिला ने बेहतर परफॉर्मेंस किया यानी कि बेहतर प्रदर्शन किया, जिसके बाद यहाँ पर इस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। यहाँ पर ये आंकड़े याद रखिएगा कि ये मई 2022 के आधार पर जारी हुआ है। अगला होगा हमारा दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में अडानी समूह ने बिहार के किस जिले में खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की घोषणा की है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुजफ्फरपुर जिले में इसे स्थापित करने की घोषणा अभी हाल ही में की है। दरअसल यहाँ से आपको याद रखना है कि हाल ही में अडानी समूह ने मुजफ्फरपुर जिले में खाद्य प्रसंस्करण इकाई अर्थात फूड प्रोसेसिंग यूनिट और कपड़े का भंडार गृह यानी कि क्लॉथ वेयर हाउस स्थापित करने की घोषणा की है। ये अडानी समूह के द्वारा भी हाल ही में ऐसी घोषणा की गई। अब यहाँ पे बात है मुजफ्फरपुर की, तो बिहार का पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में ही बन रहा है और मुजफ्फरपुर के मोती में इसका निर्माण हो रहा है, ये प्रस्तावित है। इसमें प्रक्रियाएं अभी जारी है। तो इस मेगा फूड पार्क के लिए बियाडा ने 174 एकड़ जमीन आवंटित किया है। अब ये बियाडा क्या है, आई होप कि आपको याद होगा, कई बार मैंने आपको इसकी जानकारी दिया है। और यहाँ पे बात करें मुजफ्फरपुर के इस मेगा फूड पार्क की जो कि मोतीपुर में बन रहा है, ये भारत का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क होगा। ये जानकारी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट होगा हमारा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में बिहार को कौन सा स्थान मिला है।
इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 7वें स्थान पर रखा गया है। आपको डिटेल जानकारी दे दूं कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में बिहार को 7वां स्थान मिला है, और ऐसा पहली बार हुआ है जब बिहार को इस बार रैंकिंग में टॉप 10 में जगह मिली है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि टॉप 10 में बिहार को जगह मिला, पहली बार 2022 में ये हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का जो मतलब रैंकिंग जारी हुआ, इसमें 7वां स्थान बिहार को मिला है। अब आगे यहाँ पर हमने इससे संबंधित कुछ और भी फैक्ट को लिखा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने वाले राज्यों में उड़ीसा शीर्ष स्थान पर, यानी कि इस रैंकिंग में उड़ीसा को प्रथम स्थान पर रखा गया है। वहीं पर उसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे, आंध्र प्रदेश तीसरे, और साथ ही साथ पड़ोसी राज्य झारखंड 10वें और पश्चिम बंगाल 14वें स्थान पर रहा है। ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब वहीं पे हम बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की या फिर विशेष राज्यों की श्रेणी में जो अवार्ड इसमें या फिर कह सकते हैं जो रैंकिंग जारी हुई थी, इसमें त्रिपुरा को पहला स्थान मिला है। विशेष राज्य या फिर कह सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में त्रिपुरा को पहला स्थान मिला है। जबकि ओवरऑल बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर, बिहार 7वें स्थान पर और उड़ीसा पहले स्थान पर रहा है। ये सारी जानकारी नोट कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिहार से जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा बेसिक से फैक्ट है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये याद रखिए कि बिहार का प्रतीक चिन्ह क्या है। 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष है, ये स्वास्तिक है, तो 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष बिहार का प्रतीक चिन्ह है। यहाँ से आपको बीपीएससी वाले एग्जाम में जहाँ पर 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, ऑप्शन में आपको किसी प्रकार से फंसाया जा सकता है। तो नोट कीजिएगा, 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष बिहार का राजकीय चिन्ह है। अगला चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में श्री राम संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा अभी हाल में हुई है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में ये श्री राम संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा की है। आपको ध्यान रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में श्री राम संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा की है। यह संग्रहालय भगवान श्री राम और रामचरितमानस के प्रसंगों पर आधारित होगा। यहाँ पर इनसे जुड़े हुए सारे पहलुओं को इस संग्रहालय में देखा जा सकता है। रामचरितमानस की बात करें तो एक पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए कि इसके लेखक कौन है। तो रामचरितमानस जो एक महान कृति है, एक महान रचना है भारत की, तो इसके जो लेखक हैं ये गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह रचना भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखती है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछा जा सकता है कि इसे किस भाषा में लिखा गया है, तो इसे अवधी भाषा में लिखा गया है और इसे तुलसी रामायण या फिर तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। भारत में 2 महाकाव्य हैं, एक तो है महाभारत, एक है रामायण। और उसमें से महाभारत के बारे में एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर जाता है कि महाभारत जो मतलब कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था या फिर इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जय संहिता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आगे हमने मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ बेसिक जानकारी राजकीय चिन्ह से लिया है कि जो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है ये सफेद लिली है। और राजकीय फल की बात करें तो आम यहाँ की राजकीय फल है। पशु की बात करें तो बारहसिंगा और पक्षी की बात करें तो दूधराज मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो ये सारे जुड़े हुए फैक्ट्स मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, नोट कीजिएगा। अगला होगा 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न कि हाल ही में गांधी जी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक को किसके द्वारा संपादित किया गया। इस पुस्तक का नाम ध्यान रखिए, गांधी जी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुरंजन दास के द्वारा भी हाल ही में उस पुस्तक को संपादित किया गया है। ध्यान रखें, गांधी जी या फिर गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग नामक एक पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में किया गया है और इस पुस्तक को जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास द्वारा संपादित किया गया है। इस पुस्तक की विषय वस्तु की बात करें तो इस पुस्तक में चंपारण सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी की यात्रा का वर्णन किया गया है। इसमें संपूर्ण इसके पहलुओं को इसमें दर्शाया गया है, जिसके माध्यम से यहाँ पर ये सारी जानकारी इस पुस्तक से प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी की बात करें तो इन्होंने अपनी सत्याग्रह की जो शुरुआत की थी, भारत की दृष्टिकोण से देखें तो चंपारण से ही गांधी जी ने अपने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और 9 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा गया है कि करो या मरो का जो नारा दिया गया था गांधी जी द्वारा, ये किस आंदोलन के दौरान कब दिया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 9 अगस्त 1942 को ये नारा दिया गया था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी नोट कीजिएगा कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने आश्रम, जो कि इसका नाम था फिनिक्स फार्म, इसकी स्थापना किया था 1904 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट होगा 6ठा प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में परीक्षा संगम नामक एक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है।
तो राइट आंसर होगा सीबीएसई के द्वारा भी हाल ही में ये परीक्षा संगम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब ये पोर्टल लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, किस वजह से इसे लॉन्च किया गया? सबसे पहले यहाँ पर यह ध्यान रखें, हाल ही में परीक्षा संगम नामक एक पोर्टल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात सीबीएसई द्वारा लॉन्च किया गया है। इस परीक्षा संगम पोर्टल का उद्देश्य स्कूल क्षेत्रीय कार्यालयों और बोर्ड के मुख्यालयों द्वारा की जाने वाली विभिन्न परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं, जैसे कि यहाँ पे बात करें सीबीएसई द्वारा जो समाचार या फिर जो नोटिफिकेशन जारी होगा, रिस्पॉन्स मटेरियल, मॉडल पेपर, प्रश्न बैंक या फिर स्कूल परिणाम यानी कि रिजल्ट आदि को एकीकृत करने के दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए हाल ही में सीबीएसई ने एक पहल किया है और इसी पहल के तहत आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा संगम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। उसी से संबंधित आगे लिखा गया है कि परीक्षा संगम को 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इनमें से गंगा, यमुना और सरस्वती इसे नाम दिया गया है। तो गंगा के तहत आपको ध्यान रखना स्कूल से जुड़ी हुई जानकारी होगी और वहीं पे जमुना के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़ी हुई जानकारी होगी। वहीं पे बात करें सरस्वती की तो प्रधान कार्यालय से जुड़ी हुई संबंधित जानकारी यहाँ पर इस पोर्टल पर तीनों वर्गों के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो अभी हाल ही में इसकी शुरुआत सीबीएसई के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर अगला है 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? हालांकि ये ऐसी प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले आप देख चुके हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उड़ीसा। आपको जानकारी दे दूं कि उड़ीसा इस मामले में प्रथम स्थान पर है। वहीं पे बिहार के दृष्टिकोण से इसे देखें तो बिहार को इसमें 7वां स्थान मिला। ये जानकारी आप थोड़ी देर पहले प्राप्त कर चुके हैं। आपको जानकारी दे दूं कि राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा राज्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है और उसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों की बात करें या फिर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना त्रिपुरा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इसी श्रेणी के अंतर्गत यानी कि विशेष श्रेणी के अंतर्गत दूसरे और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और सिक्किम रहा है। तो ये सारे फैक्ट हैं जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के तहत जो रैंकिंग जारी हुई इससे संबंधित यहाँ पर निकलकर सामने आती है। तो आपको याद रखना है उड़ीसा इस मामले में ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की गणितज्ञ मेरिना वियाजवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 से जीता है? तो राइट आंसर होगा ये जो गणितज्ञ है मेरिना वियाजवस्का, ये किस देश की रहने वाली यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है यूक्रेन अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है गणितज्ञ मेरिना वियाजवस्का। आपको जानकारी यहाँ पर ये दे दूं कि हाल ही में यूक्रेन की गणित के प्रोफेसर मेरिना वियाजवस्का ने गणित पुरस्कार फिल्ड्स मेडल 2022 से जीता है। फिल्ड्स मेडल्स पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, नोट कीजिएगा। और मेरिना वियाजवस्का की बात करें तो यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली वह दूसरी महिला, पूरे विश्व की ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी महिला। इससे पहले यह पुरस्कार महिला वर्ग में ईरान की मरियम मिर्जा खानी ने अपने नाम किया था। ईरान की मरियम मिर्जा खानी ने सबसे पहले यानी कि प्रथम बार इस पुरस्कार को अपने नाम किया था। इस पुरस्कार के अंतर्गत एक बात ध्यान रखिए, यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का नाम है फिल्ड्स मेडल, ये जानकारी नोट कीजिएगा। इस वर्ष 2022 के लिए दिया गया यहाँ पर यूक्रेन की मेरिना वियाजवस्का को। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किनके द्वारा भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी हाल ही में ऐसी घोषणा हुई है। इसके तहत आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 30 दिवसीय यानी कि 1 महीने के लिए दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है, जो कि वर्ष 2023 में 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक ये आयोजित किया जाएगा। 2023 अर्थात अगले वर्ष ये आयोजित होगा और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। अब इससे क्या फायदा होगा, इसका उद्देश्य क्या है, इसको ध्यान रखते हुए एक बहुत बड़ी अच्छी पहल की गई है अरविंद केजरीवाल के द्वारा अर्थात दिल्ली सरकार के द्वारा। यह शहर यानी कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और साथ ही साथ जो स्थानीय पेशेवर या फिर व्यापारी और विक्रेताएं हैं इन सभी को कह सकते हैं इस फेस्टिवल यानी कि जो कह सकते हैं शॉपिंग फेस्टिवल है इससे काफी ज्यादा कह सकते हैं एक बेनिफिट होगा। यहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और यहाँ पर कह सकते हैं अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। तो संबंधित सारी जानकारी नोट कीजिएगा, इसके पीछे यही उद्देश्य है जिसको लेकर अभी हाल ही में ऐसी घोषणा की गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा। अगला है 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में पश्चिम रेलवे ने कहां पर अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? पश्चिम रेलवे के द्वारा ये कहां पर सबसे लंबा स्काई वॉक खोला गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात मुंबई में। इसके तहत यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मुंबई के खार रोड रेलवे स्टेशन से बांद्रा टर्मिनस तक पश्चिमी रेलवे के सबसे लंबे स्काई वॉक को शुरू कर दिया गया है, जिससे कि यात्री प्लेटफॉर्म तक आसानी से चढ़कर जाया जा सकता है।
यहाँ पर ध्यान रखिएगा पश्चिमी रेलवे जो कि भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत का जो रेलवे है ये इसे 18 जोनों में विभक्त किया गया है। और इसी के तहत जो पश्चिमी रेलवे है इन्होंने मुंबई के खार रोड स्टेशन से बांद्रा टर्मिनस तक ये पश्चिमी रेलवे के सबसे लंबे स्काई वॉक को भी हाल ही में शुरू किया है। स्काई वॉक के निर्माण की बात करें तो इसके निर्माण पर तकरीबन 14 करोड़ रुपए की लागत आई है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है ये स्काई वॉक जो है ये 314 मीटर लंबा और 4.4 मीटर चौड़ा है। और इसके निर्माण में करीब 510 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारी जुड़े हुए फैक्ट हैं, इससे संबंधित आपको नोट करना है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर ये दे दूं कि जो लोग से नोट नहीं कर सकते, बीपीएससी मेकर ऐप पर ये सुविधाएं उपलब्ध है, आप वहां पर जाकर के ये सारे कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। और बिहार एसएससी सीजीएल 3 एग्जाम के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लाया गया था, इससे जुड़ी हुई जो कह सकते हैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट का जो आयोजन हुआ था, इसके बारे में डिटेल जानकारी आप यहाँ पर इस वीडियो के अंत में देखेंगे। आप लोग जरूर देखिएगा, वहां से आपको कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस देश द्वारा पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की गई है। तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में पूरे विश्व में पहली बार हुई है। और आपको ध्यान रखना है ऐसी घोषणा किया गया है न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने पुरुष और महिला खिलाड़ियों को समान मैच फीस का भुगतान करने की घोषणा की है। और यह पहली बार हुई है जब पुरुषों और महिलाओं के पेशेवर परिवेश को एक ही समझौते में जोड़ा गया है, अर्थात मतलब कह सकते हैं यहाँ पर समान वेतन दिया जाने का घोषणा हुआ है। तो न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा किया गया है। अगला 12वां प्रश्न है कि विश्व जूनोसिस अर्थात वर्ल्ड जूनोसिस डे कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है 6 जुलाई को। आपको ध्यान रखना है कि इबोला, एवियन इन्फ्लुएंजा और वेस्ट नाइल वायरस जैसे जीनोटिक रोग के खिलाफ पहला टीका विकसित किए जाने के कारण हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है जीनोटिक बीमारियों के खिलाफ पहला टीका 6 जुलाई 1885 को फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पास्चर द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया था। इसी को ध्यान रखते हुए प्रत्येक वर्ष ये कह सकते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। और जूनोज की बात करें तो ये एक संक्रामक रोग है जो कि जानवरों से मनुष्यों में फैलता है, और इसी को लेकर के इसे नाम दिया गया जूनोसिस। तो ये सारी जानकारी यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये था आपके लिए कि जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स और साथ ही साथ बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जो करंट अफेयर्स का 2 PDF है, ये दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये अर्धवार्षिकी ये अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, आप लोग चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बिहार एसएससी सीजीएल 3 एग्जाम के लिए जो स्कॉलरशिप टेस्ट का जो आयोजन हुआ था, यहाँ पर ऊपर आई बटन पे एक लिंक आ रहा है, इसमें आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, इस लिंक पर क्लिक करके इससे जुड़ी हुई जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमने इसके सिलेबस के बारे में आपको जानकारी दी थी कि इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस क्या है, और टेस्ट सीरीज आपको कैसे कहाँ से ज्वाइन करना है, ये सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है। संबंधित सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।